दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। पिछले दो वीडियोस के अंदर दोस्तों काफ़ी जरूरी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है मार्केट को समझने के लिए, टेक्निकली फंडामेंटली। तो अगर आपने देखा नहीं तो आप इनको जरूर से देख लेना। जैसे ही दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा ठंडा हुआ, ब्रेंट के जो प्राइस थोड़े से गिर गए थे, आई थिंक 3% के साथ में ठंडा हुआ था, क्योंकि न्यूज़ आती है कि वॉर जल्दी खत्म हो सकती है और डेटा भी कुछ उसी तरह का देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अभी के समय वापस से विस्फोट हो चुका है। ब्रेंट का प्राइस आप देख सकते हैं $109 पर बैरल के आसपास जा चुका है और 5% का सीधा यहाँ पे जंप देखने को मिला है। टेक्निकली आपको यहाँ पे दिखाई देगा नहीं, लेकिन मैं टेक्निकली देख चुका हूँ, तो ब्रेंट ने एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेंट ब्रेकआउट देगा और साथ में निफ्टी भी ब्रेकआउट देगा, वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये इसी तरह से क्लोज करता है, अच्छी तेजी के साथ में क्लोज करता है, कल की ओपनिंग हम थोड़ा सा नीचे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे का कि एकदम से क्यों ऊपर चला गया, उसको चेक कर लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद में और भी काफी सारी खबरें जो मैं आपको दूंगा, डेटा आपको दूंगा, साथ में हम इस मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर अब बाइंग होनी। देखो एफआईस की तो बाइंग होनी शुरू हुई नहीं है, लेकिन निफ्टी ऊपर जाना शुरू हो चुका है। तो ऐसा फोमो होता है कि यार ये रिवर्सल हो चुका है, हमने फिर रिवर्सल पे भी नहीं लिया तो फिर कब लिया। तो उसको लेकर चेकआउट करते हैं कि अभी के समय इन्वेस्टर क्या कर सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जंप कर चुका है, क्योंकि अटैक किया है ईरान की एक सबसे बड़ी गैस कंपनी के ऊपर, जिसका नेम आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, साउथ पार्स के नाम से लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आप इसमें यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं कि क्रूड 109 पहुंच चुका है आफ्टर ईरान की धमकी। हुआ क्या एक्चुअली कि ईरान के ऊपर अटैक हुआ है। वहां की जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्जेस्ट गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, उसके ऊपर इजराइल ने अटैक किया। जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अब यूएस थोड़ा सा पीछे होने की कोशिश करेगा, क्योंकि यूएस को सपोर्ट अभी काफी कम हो चुका है और यूएस के पास इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन इजराइल अपने अटैक को कंटिन्यू रखेगा। तो इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक किया है। अब इसके अगेंस्ट में ईरान ने धमकी दी है कि हम अब स्ट्राइक करने वाले हैं ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर, जो कि सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है और साथ में कतर में है। अगर ये बड़े अटैक्स हो जाते हैं तो इमेजिन कर सकते हैं कि क्रूड का जो प्रोडक्शन है किस तरह से हैम्पर होगा, उसके बाद में जो प्राइस है किस तरह से इंक्रीज कर सकता है। ऑयल दोस्तों वापस से चिंता का विषय बन चुका है। अगर ये इंक्रीज करेगा तो फिर डेफिनेटली प्रेशर हम कल के दिन देख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करते हैं कुछ और न्यूज़ को लेकर, कुछ और अपडेट्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर। फिलहाल आगे चलते हैं। एक और न्यूज़ आपको दिखा देता हूं कि अभी के समय ट्रेडर्स ने बैट करना शुरू कर दिया है 2 ECB हाइक्स के ऊपर, क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस सर्च कर रहे हैं। अब रेट हाइक की बात होगी तो ऑब्वियस है फिर मार्केट कैसे चलेगा। तो ईसीबी की इतनी चिंता है नहीं अपने को, इंडियन मार्केट को, यूएस मार्केट को, लेकिन जो यूएस मार्केट का डिसीजन आएगा उसके बेसिस पे इंडियन मार्केट को भी रिएक्शन देना पड़ेगा। ईसीबी की तो यहाँ पे रेट हाइक होगी ऐसा ट्रेडर्स को लगता है। 7 मार्च 18 तारीख है, आउटकम निकलेगा फैट की मीटिंग का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव अभी मीटिंग चल रही है, आउटकम अभी तक निकला नहीं है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखता हूँ आगे वीडियो के अंदर आउटकम निकलता है तो उसके बेसिस पे बात करेंगे। फिलहाल ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इन्फ्लेशन का फियर रेस कर रही है और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी हाइक होने का दबाव होगा। आरबीआई इतनी जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि 4% के ऊपर या 6% के आसपास पहुंचेगा तो रेट हाइक हो सकती है, लेकिन अभी के समय आरबीआई इतना जल्दी नहीं करेगा। लेकिन फैट को देखते हैं कि क्या यहाँ पे आउटकम निकलता है और किस तरह की कॉमेंट्री यहाँ पे सुनने को मिलती है। आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर या फिर हम बोल सकते हैं एक बड़ा एनालिसिस है जो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि $200 तक अगर ये पहुंचता है तो क्या होगा। लेकिन अब कुछ और एक्सपर्ट्स के जरिए अपने को पता चल रहा है कि निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है। यूएस ईरान वॉर, क्रूड ऑयल प्राइस $200 पर बैरल कैसे निफ्टी को इम्पैक्ट करेगा, कैसे गोल्ड एंड सिल्वर को इम्पैक्ट करेगा, उसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, और $200 के आसपास का यहाँ पे अगर प्राइस हो गया ब्रेंट क्रूड का, जो कि अभी 109 है, कैसे इम्पैक्ट होगा वो आप देख सकते हैं। प्रीशियस मेटल्स की बात करें तो दोनों के दोनों काफी बुलिश परफॉर्म कर सकते हैं। देखो अभी तक तो गोल्ड ने किया नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे तो गोल्ड की तेजी के लिए अपन अपने पोर्टफोलियो को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, उस तरीके एक्सपेक्टेशन अभी तो नहीं करेंगे फिलहाल। लेकिन चलो अगर ऐसा हो गया तो गोल्ड में 15 to 25% की तेजी आ सकती है। सिल्वर की बात करें तो 25 से लेकर 30% की तेजी आ सकती है। गोल्ड $6000 के आसपास पहुंच सकता है और जो सिल्वर 110-120 के आसपास पहुंच सकता है। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है, जब रेट हाइक होती है ना तो गोल्ड नहीं बढ़ता है, सिल्वर नहीं बढ़ता है। पॉइंट ये होना चाहिए कि क्रूड ऊपर जाए, रेट हाइक नहीं हो, तो उस पीरियड के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर अच्छा कर सकते हैं।
ये यहाँ पे बताने की कोशिश की। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट, निफ्टी किस तरह से कर सकता है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहने की ये कोशिश है कि निफ्टी यहाँ से 10% और गिर सकता है। अब ये 10% का डेटा मैंने आपको दिया था अपने हिसाब से एनालाइज करके, कि पिछले 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में निफ्टी 10% गिरा। अगर ये वॉर कंटिन्यूसली और चलती है 2-4 हफ्तों के लिए, तो फिर यहाँ से निफ्टी 10% और गिरेगा। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर क्रूड $100 के अबव रहता है 3 से लेकर 4 महीनों तक, 200 की बात नहीं हो रही है, जस्ट 100 की बात हो रही है, क्योंकि वहां पे सस्टेन भी करता है तो इम्पैक्ट होगा। तो फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ से 10% और गिर सकता है अगले 3-4 महीनों में। और अगर $200 तक ये पहुंच गया तो ये जो गिरावट है वो बहुत ज्यादा शार्प हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, साथ में आप ये देख सकते हैं कि रुपीस भी 92.50 को ब्रीच कर चुका है, अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। और उसी की वजह से आप देख सकते हैं एफआईएस ने आज माल बेचा। सिचुएशन सही होने के बाद भी आज शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी है, बट कैश मार्केट के अंदर स्टिल एफआईएस ने बिकवाली किया। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि इस मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं। स्मॉल कैप अट्रैक्टिव है, मिड कैप अट्रैक्टिव है, या लार्ज कैप अट्रैक्टिव है। देखो वैसे अगर आप देखोगे ना वैल्यूएशन के हिसाब से, तो अभी भी लार्ज कैप ही अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टिल एक्सपेंसिव है। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले स्टॉक पिकिंग करना इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है, क्योंकि हमने अभी तक Q4 के रिजल्ट नहीं देखे हैं। ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, जस्ट 10-12 दिन बाकी है मार्च कंप्लीट होने में। उसके बाद अगले महीने से Q4 के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो इतना सा तो वेट कर ही सकते हैं। तो स्टॉक पिकर्स के लिए मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि Q4 के रिजल्ट देखना ही अच्छी बात है। अदरवाइज ऐसे मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, फंड मैनेजर के ऊपर हम थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं, कि फंड मैनेजर को हम पे कर सकते हैं एक्सपेंस फीस, और उसके हिसाब से वो चीज़ों को टैकल करेगा। बट किस में, यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटीज दिखती है फ्लेक्सी कैप में। कैसे, उसको मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टिंग करना वर्थ नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप में HDFC, इन्फोसिस, इस तरह के स्टॉक तो कोई भी खुद भी पिक कर सकता है, तो फंड्स को क्यों ले। लेकिन फ्लेक्सी कैप के अंदर क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो मार्केट के हिसाब से डेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं, इक्विटीज में भी कर सकते हैं। और ये जो फंड्स होते हैं ना, नॉर्मली इतना गिरते नहीं है, क्योंकि इनके पास में डेट का भी एक्सपोजर होता है। तो इन फंड्स को पकड़ने का मौका तभी होता है जब मार्केट गिरे और उसके साथ में इनकी इक्विटीज गिरे। बट एक चीज मैं आपको सिखा चुका हूं, अगर आप स्मॉल कैप देखना चाहते हैं, आप मिड कैप देखना चाहते हैं, आप कोई भी कैप देखना चाहते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए कि कौन सा फंड सही है। कुछ रेशियोज मैंने आपको सिखाए थे, ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप के एग्जाम्पल दिए थे, आगे चल के और अपन बातचीत कर लेंगे स्मॉल एंड मिड के लिए। लेकिन फिलहाल फ्लेक्सी को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक फ्लेक्सी कैप है, इसके ऊपर स्टडी कर लेते हैं। कोई कॉल नहीं है किसी को भी खरीदने की, जस्ट मैं आपको यहाँ पे डेटा बता रहा हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है। जेएम फ्लेक्सी कैप 16% के CAGR 2013 से लेकर अभी तक के पैटर्न आप देखोगे तो यस, यहाँ पे अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगी, काइंड ऑफ निफ्टी ही ये चल रहा है। इसमें हम ये देखते हैं कि इक्विटी कितना है, डेट कितना है, कैश कितना है। तो इक्विटी है 97%, डेट है सिर्फ 1%, ना के बराबर, कैश कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने क्या काम किया, क्या फ्लेक्सी कैप की तरह? नहीं, इन्होंने तो एक तरह से लार्ज कैप की तरह काम किया। तो काफी लोग ये गलती करते हैं, फ्लेक्सी कैप खरीदते हैं, लेकिन वो फ्लेक्सी कैप नहीं, वो लार्ज कैप खरीद रहे होते हैं। तो ये एक तरह से लार्ज कैप है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे वैल्यूएशन कितनी है, इसकी 22 है, बीटा कितना है, 1 है, यानी निफ्टी के कंपैरिजन में कितना अप्स एंड डाउन्स करता है। सो 1 से ज्यादा होते ही इसका मतलब ये है कि वो निफ्टी से ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा है, 1 से कम होते ही वो निफ्टी से कम वोलेटाइल है। सो कोशिश ये करोगे 1 से कम खरीदने की, ताकि वो निफ्टी से कम वोलेटाइल हो। अल्फा का मतलब यह है कि बेंचमार्क को कितना बीट किया, अल्फा प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, यानी 3 के हिसाब से इसने बीट किया, बाकी उसे कंपेयर करते हैं। इसके बाद में हेलियोज है, इसके लिए भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी नया फंड है समीर अरोड़ा का, तो ये काफी मार्केट होता है एक्सपर्ट ट्विटर पर। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी ड्रॉप चल रहा है। अभी तक CAGR देखना ठीक नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का डेटा है नहीं, लेकिन अपन ये चेक कर लेते हैं। इक्विटी कितनी है, 98, कैश इतना है। सो फ्लेक्सिबल वाला काम यहाँ पे भी नहीं किया है। प्लस अगर मैं वैल्यूएशन दिखाऊं तो 25 का पी है, JM से महंगा है, अल्फा बीटा भी है नहीं, क्योंकि ज्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है। सो पिक्चर क्लियर नहीं है, मैं ऐसे भी नहीं कहूंगा अच्छा है बुरा है, लेकिन हाँ अल्फा बीटा नहीं है तो क्या हो गया, अपन ने ये तो देख लिया कि इक्विटीज के अंदर मैक्सिमम है, तो फ्लेक्सिबल काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, जियो ब्लैक रॉक को देख लेते हैं। इसको लेकर भी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसने भी काफी बड़ा ड्रॉप यहाँ पे दिखा दिया है। इसके अंदर भी 100% इक्विटी है, कैश है नहीं,
डेट है नहीं। तो अल्टीमेटली आप लार्ज कैप कंपनी खरीद रहे हो एक तरह से, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो आप एक तरह से। अल्फा बीटा देखते हैं, 20 का पी है, बीटा अल्फा है नहीं, ठीक है। तो आपने देख लिया डेटा किसमें कितनी वैल्यूएशन है, कितने अल्फा बीटा है। इसके बाद में देखिए दोस्तों पराग पारिक को देखते हैं, यहाँ पे 18% है, 18% है इसके CAGR लॉन्ग टर्म के, जो कि बाकी फंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है। वो कैसे पता कर सकते हैं अपन, अल्फा बीटा को देख के पता कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, सबसे पहले इक्विटी है 76%, डेट है 15%, कैश है 3%, रियल एस्टेट है 3%, हेज इक्विटी है 1.92%। अल्टीमेटली इसमें यूएस स्टॉक्स भी है जो कि तकरीबन 7-8 या 10% के आसपास है। तो यहाँ पे आपने जो भी फीस दी है इस फंड मैनेजर को, इसने पूरा उसका काम किया है। प्लस काम किया है वो अलग बात है, लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे निकाल के दिए और वॉलेटिलिटी भी कम दी है। अगर आप देखोगे ना तो ये ज़्यादा कुछ गिरते नहीं है। कोविड के अंदर एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, फिर यहाँ पे, तो ये बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आती है क्योंकि डेट होता है तो इतने गिरते नहीं है। लेकिन जब इक्विटी बहुत गिरती है तब जाके यहाँ पे मौके मिल जाते हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इसकी जो वैल्यूएशन है बाकी फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में सबसे सस्ती है। बीटा आप देखोगे, जो वॉलेटिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे कम है, विच इज गुड, हम बेस्ट बोल सकते हैं अगर कंपैरिजन करें बाकियों से। अल्फा अभी तक का सबसे ज्यादा है इसमें। तो हर पैरामीटर के ऊपर ये जो फंड है वो सबसे आगे है। इसके बाद में HDFC को भी देख लेते हैं। 16% के CAGR, अप्स एंड डाउन इसमें भी ज़्यादा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, वही कि डेट नहीं है, बहुत कम है, 90% इक्विटी। तो इसको मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा पराग के बाद में, और बाकी फंड्स को अभी फिलहाल कोई रेटिंग नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसके अंदर आपने देख लिया कि क्या सीन है। बाकी वैल्यूएशन इसकी पराग से ज़्यादा है, अल्फा थोड़ा सा ज़्यादा है, बीटा ठीक है, तो इसलिए इसको सेकंड रेट पे अपन रख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को दोबारा से देखो, समझो, कंपैरिजन करो, उसके बाद में सीखो कि किस तरह से फंड्स को आप चूज कर सकते हैं। बाकी आगे चल के स्मॉल एंड मिड कैप के ऊपर भी इस तरह की डिस्कशन अपन करेंगे। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप जरूर से देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।